एकदम क्लियर, ठीक है। एक मिनट मैं इसको शुरू कर लेता हूँ, फिर चले जाना आप। हाँ, तो इससे पूर्व हम पढ़ रहे थे कि भाई टेंस पढ़ने से पहले हम सब्जेक्ट किस प्रकार से काम करेगा, वर्ब का क्या रोल होगा, और टेंस का जो आधार था, बेसिक्स ऑफ टेंस हमने यहाँ पे जाने थे। अब हम शुरू करने वाले हैं टेंस को। प्रॉपर वे में हम टेंस पढ़ेंगे कि हाउ टू लर्न टेंस, कि हम टेंस को कैसे सीखें, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले टेंस की क्रिया विधि को जानेंगे। क्रिया विधि का मतलब क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर या मेथड, कि भाई टेंस को किस क्रिया विधि के आधार पर आप पढ़ें। और दूसरा समय, ठीक है ना। तो इससे पूर्व हमने जाना था कि टेंस और टाइम किस तरीके से कार्य करते हैं। टेंस क्या होता है, टाइम जो होता है, जैसा कि उसमें बताया था कि एक नेचुरल कंसेप्ट होती है। वहीं पे आपको ये बताया गया था कि जो टेंस होता है ये ग्रामेटिकल कंसेप्ट होती है। और जब हम टेंस को पढ़ते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने की है वह क्या है, वह यह है कि टेंस में हम एक तो क्रियाविधि और समय दोनों का मिलन होता है। क्रियाविधि का मतलब क्या है भाई, टेंस में आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों को, और इनके साथ में ऑब्जेक्ट होता है, और प्लस टाइम, इनके साथ में एक और चीज़ जुड़ जाती है टाइम, यानी कि किस समय कर्ता, क्रिया और कर्म का मिलन हुआ है। और जब कर्ता, क्रिया और कर्म एक सही समय पर जब मिलन करते हैं, एक आवश्यक समय पर जब मिलन करते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के अनुसार जहाँ इनका मिलन होता है, वहाँ पर हम इसको टेंस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? टेंस का नाम देते हैं। यूनिवर्सल नॉन लिंग्विस्टिक, ये क्या है? देखिए, जो टाइम होता है इसके बारे में हमने पहले ही बताया था कि टाइम जो होता है वह एक नेचुरल कंसेप्ट होती है। कैसे? कि ये एक प्राकृतिक चीज़ है। जब आप किसी भी टेंस को पढ़ते हैं अथवा किसी टेंस के वाक्य बनाते हैं, उसमें वह प्राकृतिक अवधारणा आधारित होता है। नेचुरल प्रोसेस होती है कि आप किसी भी टेंस को पढ़ते चलें, उसके वाक्य बनाते, बोलते, सीखते चलें, उस समय ऑटोमेटिक टाइम उसमें इन्वॉल्व होता है, और टाइम के इन्वॉल्वमेंट के मुताबिक ही वाक्य ग्रामेटिकल फॉर्मेट में सही से बन पाते हैं। दूसरा, ये नॉन लिंग्विस्टिक होता है, गैर भाषाई होता है। इसका भाषा विज्ञान से कोई मतलब नहीं होता है। समय जो होता है उसका भाषा से कोई मतलब नहीं होता है। समय एज एन असिस्टेंट काम करता है, एज एन असिस्टेंट। किसका असिस्टेंट होता है? यह टेंस का असिस्टेंट होता है, यह ग्रामर का असिस्टेंट होता है। अब व्याकरण जो होती है, उस व्याकरण आधारित जब वाक्य बनते हैं तो उसमें पूरा रोल होता है टाइम का। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं टाइम कैसे होता है। टुमारो यानी आने वाला कल, लास्ट ईयर यानी बीता हुआ साल, लास्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, लास्ट नाइट, नेक्स्ट नाइट, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये क्या बता रही हैं? ये सब समय को बता रही हैं। तो मौलिक जो चीज़ है, मूल जो चीज़ है इसमें से निकल के आती है वह यह है कि टेंस और टाइम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब जब टेंस आधारित वाक्य हम बनाते, बोलते, सीखते अथवा कहते हैं या पढ़ते हैं, तो उसमें समय जो होता है, जो टाइम जो होता है, वह बैकग्राउंड में छुपा हुआ होता है। लेकिन उस टाइम को स्वतः संज्ञान में आप ले सकते हैं, या आपको स्वतः ही मालूम होता है कि भाई इसमें समय क्या कह रहा है और उस समय के अनुसार वाक्य कैसे बनाया गया है। अब बात ये आती है कि भाई टेंस जो होता है उसका डिवाइडेशन किस तरीके से किया जाता है। आप सामान्य रूप से पढ़ते आए हैं कि टेंस का जब डिवाइडेशन होगा तो 3 प्रकार के टेंस हम पढ़ने वाले हैं। अमूमन जब हम शुरुआत करते हैं तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पूर्व इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको आधारभूत जानकारी की आवश्यकता होती है। खैर, टेंस के 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वह प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस होता है, और तीसरा जो होता है वह फ्यूचर टेंस होता है। इस प्रकार से इन 3 टेंस की जानकारी हम करने वाले हैं।
आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों को देख लेते हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, विजिटेड यानी कि भ्रमण किया, ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पास्ट टेंस को बताता है। और पास्ट में कौन सा है? पास्ट सिंपल है। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल है। द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड, पास्ट सिंपल, आवर सिटी, हमारे शहर को, या प्रधानमंत्री हमारे शहर में भ्रमण करने आए या आए लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह को। अब देखिए यहाँ पे जो विजिटेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, भाई टेंस जो होता है उसमें वर्ब होती है और वर्ब के आधार पर ही टेंस में वाक्य का निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है लास्ट वीक, पिछला सप्ताह, ये पास्ट टाइम को बता रहा है, ये पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म तो क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। क्या हो गया भाई? पास्ट टेंस हो गया। और दूसरा पास्ट टाइम जो है, जो लास्ट वीक है वो टाइम है। लास्ट वीक क्या है? यहाँ पे टाइम है, ठीक है ना। इसका मतलब हमारे को क्या मालूम हुआ? इसका मतलब हम ये समझ पाए हैं कि इसमें मूल जो अंतर है वह यह है कि जो टेंस होता है वह क्रिया का स्वरूप होता है। जब भी कोई टेंस होगा उस टेंस को पहचानने का किसी भी वाक्य में तरीका यह है कि वहाँ पर जो वर्ब होती है, उसकी जो क्रिया होती है, वह क्रिया उसके बारे में बताती है। वर्ब जो होती है वह टेंस का खुलासा करती है कि जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यह प्रेजेंट को बताती है, जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यह पास्ट को बताती है। तो इस तरीके से वर्ब से हमारे को मालूम होता है कि कौन सा टेंस है, क्रिया से, ठीक है। और उसके बाद में आने वाले इस प्रकार के शब्द जिनको टाइम एडवर्बियल्स कहते हैं या एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, टाइम एडवर्बियल्स या एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, यानी कि समय को बताने वाले क्रिया विशेषण जो होते हैं। कुछ क्रिया विशेषण ऐसे आते हैं जो समय को बताने का कार्य करते हैं, उनको टाइम एडवर्बियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम एडवर्बियल्स कहते हैं। तो पहला उदाहरण क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स टुमारो, प्रधानमंत्री कल आएंगे। आप कहेंगे विजिट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और विजिट्स यहाँ पर जो सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी कि एक वचन करता है, उसके अनुसार विजिट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस जब लगता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। जी बिल्कुल होता है। और टुमारो जो होता है वह फ्यूचर टेंस को बताता है। लेकिन आपको यह भी सनद रहे कि जब हम टुमारो किसी प्रेजेंट टेंस के वाक्य में लिखते हैं तो वह निकट भविष्य को इंगित करता है। किसको बताता है? निकट भविष्य को, यानी कि जो पास में नज़दीक वाला जो फ्यूचर होता है उसको बताने का कार्य करती है। लेकिन आपको इस समय वाले क्रिया विशेषण पर, टाइम एडवर्बियल्स पर जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स टुमारो, कि प्रधानमंत्री कल आएंगे, तो यहाँ पर जो वर्ब है विजिट, ये जो वर्ब है यह बता रही है हमारे को कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला? जी बिल्कुल, जब हम इसको अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे तो टेंस टेबल आपको बताई जाएगी, उसमें वर्ब के स्वरूप बताए जाएंगे, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बताई जाएंगी, उसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा और जनरली आप उसको आसानी से समझ भी सकेंगे कि जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है केवल एस या ईएस होता है तो प्रेजेंट सिंपल होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है उससे पास्ट सिंपल होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है विल शैल फ्यूचर टेंस में लगते हैं। तो ऐसे आप इनको समझ पाएंगे। तो यहाँ पे विजिट है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। लेकिन जो टुमारो है ये केवल टाइम को बता रहा है। टुमारो यानी कल। कल का मतलब क्या है? कोई समय है, और समय कहाँ का है? फ्यूचर का है। कल आने वाला कौन सा है? जो आने वाला कल है वो भविष्य का समय है, ठीक है। एक और उदाहरण देखते हैं। द सन यानी सूर्य, राइजेज यानी उगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस या ईएस लगता है तो वही प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इन द ईस्ट यानी पूर्व में, सूर्य पूर्व में उगता है। यहाँ पर अब ये सूर्य जो है, जो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, जो हमारा कर्ता है, उससे ये मालूम होता है कि यह हमारे को यह बता रहा है कि सूर्य जो है एक यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने वाला यूनिक चीज़ है, ठीक है ना। सूर्य यूनिक है, चंद्रमा यूनिक है, पृथ्वी यूनिक है। भाई इनका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, इनका कोई अल्टरनेट नहीं है। इसलिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। तो ये शाश्वत सत्य है, ये कभी मिट नहीं सकता। सूर्य कभी पश्चिम में नहीं उगेगा। इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए भी हमने यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस को इसमें देखा है। दूसरा, हम इन उदाहरणों से यह समझ पाए हैं
कि किसी भी वाक्य में आने वाली जो वर्ब होती है, जैसे यहाँ पे विजिटेड है, यहाँ पर विजिट है, यहाँ पे राइज है, ये जो वर्ब्स होती हैं ये उस वाक्य के टेंस को बताने का कार्य करती हैं कि इस अमुक वाक्य में कौन सा टेंस है। इसके बाद में हम जानेंगे कि जो क्रिया होती है वह किस तरीके से कार्य करती है या उसके कितने स्वरूप हो सकते हैं। तो प्रत्येक जो क्रिया होती है, ईच एंड एवरी वर्ब, जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, उसके 5 रूप हो सकते हैं। कितने रूप हो सकते हैं? 5 रूप। देखिए, पहला होता है प्रेजेंट फॉर्म, क्रिया की पहली फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। जब हम देखो, अभी तक जनरली हम या सामान्यतः सभी लोग जब पढ़ते हैं तो क्रिया के इन 3 स्वरूपों को पढ़ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन इसमें हम इन 5 फॉर्म्स को जानने का प्रयास करेंगे। भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस को बताती है। कौन से टेंस को बताती है? प्रेजेंट टेंस को बताती है, बशर्ते उसके साथ में कोई सहायक क्रिया नहीं लगी हो, बशर्ते उसके साथ में कोई सहायक क्रिया ना लगी हो। दूसरा, पास्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो वह हमेशा पास्ट सिंपल या पास्ट टेंस को बताती है। कौन से टेंस को बताती है? पास्ट टेंस को बताती है। इसी प्रकार से जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, चाहे वह प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वह पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वह फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों ही टेंस के परफेक्ट में हम पास्ट पार्टिसिपल का यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आप कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल क्या है? जब भी किसी क्रिया की थर्ड फॉर्म बनाते हैं, जब भी किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो वह पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। कौन सा पार्टिसिपल कहलाता है? पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। इसी प्रकार से जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, चाहे वह किसी भी टेंस का, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उक्त बताए गए सभी टेंस के भागों में जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्यों प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों कहा गया? क्योंकि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट को बताती है और आईएनजी फॉर्म जो है उसके साथ लग गई है, इसलिए इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। दूसरा, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो होती है इसको हम वर्ब की चौथी फॉर्म भी कह सकते हैं। यानी कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसको हम वर्ब की चौथी फॉर्म भी कह सकते हैं। कौन सी फॉर्म कह सकते हैं? चौथी फॉर्म। और पांचवा जो रूप होता है किसी भी वर्ब का वह होता है टू प्लस इन्फिनेटिव फॉर्म। टू प्लस इन्फिनेटिव फॉर्म यानी कि टू राइट। जैसे टू प्लस इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे टू राइट लिखना, ठीक है, टू प्ले खेलना, है ना। और इसी प्रकार से टू प्ले, टू राइट, टू रन, ये तमाम जो है ये इन्फिनेटिव कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि किसी भी वर्ब का जब किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसके प्रयोग के दौरान उसके ये स्वरूप आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी वाक्य में कोई वाक्य होगा जिसमें वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म होगी, कहीं पे सेकंड फॉर्म होगी, कहीं पे थर्ड फॉर्म होगी, कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि वर्ब की चौथी फॉर्म होगी और कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा होगा यानी कि वह इन्फिनेटिव फॉर्म आपको दिखाई देगी। अब हम चलते हैं टेंस के बारे में विस्तृत रूप से जानने की ओर। तो मूल रूप से जो टेंस होता है और जो टाइम होता है उसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। जनरली आप सब जानते ही हैं कि 3 भागों में पहला प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस होता है और तीसरा कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर टेंस होता है। लेकिन इन तीनों ही टेंसेस में चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, चाहे परफेक्ट टेंस हो, इसमें जो कार्य किया जाता है और उस कार्य को किस समय किया जाता है, किस समय वह कार्य पूरा होता है, इसके आधार पर इसके 4 भाग किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम इसको यूं कह सकते हैं कि कार्य विधि के आधार पर, कार्य विधि या कार्यशैली के आधार पर, कार्य विधि के आधार पर लिखते रहें आप साथ साथ, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। कार्य विधि के आधार पर
प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है उसको इंडेफिनिट या सिंपल कहते हैं, इंडेफिनिट या सिंपल। दूसरा जो होता है उसे कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव कहते हैं, दूसरा जो होता है उसे कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव कहते हैं। तीसरा जो होता है उसे परफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। और जो चौथा होता है उसे हम परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो ये ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं और जब इनको बोला जाएगा तो इस तरीके से बोला जा सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट में हम इनको बोलेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। इसी प्रकार से फ्यूचर में भी इनके 4 भाग ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे टेंस चार्ट के बारे में, टेंस चार्ट के बारे में। तो देखो, मैंने इससे पूर्व आपको 2 महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं। पहली जो आपको बताई गई है वह मैंने बताई थी जब हम टेंस की बेसिक्स को सीख रहे थे। वो क्या था? जब मैंने आपको बताया था कि एक तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, किस तरीके से इसका उपयोग होता है, क्या इसकी भूमिका होती है। और दूसरा मैंने आपको बताया है वर्ब। ये 2 चीज़ें आपको अहम बताई हैं और अगर कोई इनको समझ जाए तो टेंस को सीखना समझना आसान होता है। इसमें मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि टेंस में जो सब्जेक्ट होता है वह या तो कोई संज्ञा होती है, ये मैंने आपको बताया था। दूसरा, या कोई सर्वनाम होता है, या क्या होता है? सर्वनाम होता है। तो सब्जेक्ट या तो कोई संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा। और जो वर्ब होती है, क्रिया जो होती है, वो इसमें क्रिया कौन कौन सी होती हैं जो मैंने आपको बताई थी? एक उपयोगिता के आधार पर और दूसरी मैंने आपको बताई थी इसमें उपयोगिता के आधार पर, दूसरी मैंने आपको बताई थी कर्म के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर मैंने आपको बताया था कि 2 वर्ब होती हैं। पहली जो होती है वो मेन वर्ब कहलाती है, दूसरी जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। कर्म के आधार पे आपको बताया था कि एक इसमें सकर्मक क्रिया होती है, दूसरी इसमें अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बताई हैं। अब ये जो है इसका जो विस्तृत रूप है, वर्ब का जो विस्तृत रूप है, वही तो टेंस कहलाता है। वही क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। वहीं बात की जाए सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में जो नाउन प्रोनाउन होते हैं, अब इनको गहराई से थोड़ा समझने की आवश्यकता है। संज्ञा तो आप जानते ही हैं कि कोई व्यक्ति, वस्तु अथवा जगह के नाम को हम संज्ञा कहेंगे, लेकिन एक पहलू और भी है और वो पहलू है कि प्रोनाउन जो सर्वनाम होता है आखिरकार वो क्या होता है। तो प्रोनाउन की परिभाषा, सर्वनाम की जो परिभाषा होती है वह यह होती है कि ये वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, या संज्ञा का जो कार्य होता है वो संज्ञा नहीं करके सर्वनाम जब करे, कोई दूसरा शब्द करे, तो वो सर्वनाम कहलाता है। और सर्वनाम जो होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, इसकी एक तालिका मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि इस वाले अध्याय में हम इसके बाद में, इस टेबल के बाद में आपको बताएंगे प्रोनाउन के बारे में या प्रोनाउन चार्ट के बारे में, कि प्रोनाउन चार्ट किस तरीके से कार्य करता है, ठीक है। लेकिन उससे पूर्व हम जान लेते हैं कि टेंस चार्ट, चूँकि हम टेंस पढ़ने ही वाले हैं, तो टेंस चार्ट का क्या रोल होता है। बेसिकली आपको पता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इन सभी के 4 भाग आपको बताए गए हैं प्रत्येक के। अब हम शुरू करते हैं इस टेंस चार्ट को समझने का। देखिए, ये जो हमारे सामने टेंस चार्ट बना हुआ है, इसमें प्रत्येक टेंस को डिवाइड करके लिखा गया है। आप देख सकते हैं नंबर 1 पर है प्रेजेंट टेंस, और इन सब के भाग इस प्रकार से इस तालिका में किए गए हैं। पहला सिंपल टेंस, दूसरा कॉन्टीन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस और चौथा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इस प्रकार से ये सारे टेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें प्रेजेंट सिंपल जो भाग होता है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, या इंडेफिनिट जो टेंस होता है, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है, उसमें कौन कौन सी वर्ब्स का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस जब लगा होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस कहीं पे लगा हुआ है किसी वाक्य में प्रयुक्त किए गए उदाहरण में,
या बोले गए या वक्ता के द्वारा कही गई बात में अगर कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या एस लगता है तो प्रेजेंट सिंपल होगा। दूसरी बात, प्रेजेंट सिंपल की दो सहायक क्रियाएं होती हैं, डू और डज। डू और डज। डू का प्रयोग जो होता है वह हमेशा प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए होता है। डज का प्रयोग जो होता है वह सिंगुलर के लिए, एकवचन के लिए काम में लाया जाता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बेसिक ये बताया गया है, इसका जो वर्ब पैटर्न है, ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वर्ब पैटर्न है। क्या है भाई? वर्ब पैटर्न, यानी कि क्रिया के जो आधार हैं वो बताए जा रहे हैं प्रत्येक टेंस के। और वर्ब पैटर्न में प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस या ई एस, और उसकी दो सहायक क्रियाएं डू डज और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वहीं अगर कंटिन्यूअस की बात की जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम और आर ये तीन सहायक क्रियाएं होती हैं और इनके साथ वर्ब की चौथी फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या इसका दूसरा नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल जो मैंने अभी आपको बताया था वह इसके साथ जुड़ी हुई होती है। इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, एकवचन कर्ता के साथ किया जाता है। एम एक ऐसी सहायक क्रिया है, इसका प्रयोग हम आई कर्ता के साथ करते हैं। और आर जो होती है उसका प्रयोग हम पी यानी कि प्लूरल के साथ करने का कार्य करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट में इस टेंस की दो सहायक क्रियाएं होती हैं, एक होती है हैज, दूसरी होती है हैव। हैज का प्रयोग सिंगुलर एकवचन के साथ, हैव का प्रयोग प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ किया जाता है। और परफेक्ट टेंस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, चाहे वह परफेक्ट प्रेजेंट का हो, चाहे वह पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। अब कुछ इनमें आपस में समानताएं मिलेंगी कि परफेक्ट प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा, फ्यूचर का होगा, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कंटिन्यूअस जो होता है, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तीनों के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होगा? आईएनजी, यानी कि वर्ब की चौथी फॉर्म का प्रयोग होगा। कुछ समानताएं आपको देखने को मिलेंगी जिनसे आप टेबल को आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज, हैव दो सहायक क्रियाएं, एकवचन बहुवचन के साथ, और इनके बाद में बीन लगा हुआ मिलेगा वाक्य में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होगा? आईएनजी होगा। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और जो बीन होता है यह मुख्य क्रिया का मददगार होती है। बीन जो है वह मुख्य क्रिया का ही अंग होता है, इसलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चाहे किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसमें बीन के साथ तीनों ही टेंसेस में आईएनजी फॉर्म लगी हुई आपको मिलेगी। नेक्स्ट है पास्ट। दूसरा टेंस है पास्ट। पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी कि जब वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो समझ लीजिए कि वह पास्ट सिंपल है, ये याद रखना है। दूसरा, पास्ट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह डिड होती है। डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग दोनों ही कर्ताओं के लिए, एकवचन कर्ता और बहुवचन कर्ता दोनों के लिए किया जाता है और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक जैसे डू डज प्रेजेंट सिंपल में थे, उसके विपरीत पास्ट सिंपल में डिड सहायक क्रिया है। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो यहाँ पर भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद में आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की दो सहायक क्रियाएं होती हैं, एक होती है वाज और दूसरी होती है वर्ब। कौन सी होती है? वर्ब। तो वाज जो होता है वह सिंगुलर के साथ, एकवचन कर्ताओं के साथ वाज लगता है और बहुवचन कर्ताओं के साथ में क्या लगता है? वर लगता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होता है? आईएनजी होता है। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे और हैड सहायक क्रिया का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल, एकवचन और बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ किया जाएगा और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है। इसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हेड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं? हेड हेल्पिंग वर्ब का, और उसके साथ बीन और आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तीसरा, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस में दो सहायक क्रियाएं साधारण वाक्यों में लगना शुरू हो जाती हैं। एक तो होती है शैल हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है विल हेल्पिंग वर्ब। शैल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम दो कर्ताओं के साथ करते हैं जो होते हैं आई और वी। आई और वी के साथ तो लगेगा शैल, बाकी जितने भी कर्ता हैं जैसे यू है, ही है, शी है, दे है, इट है, इन सभी के साथ में आपको विल हेल्पिंग वर्ब लगानी है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है? विल हेल्पिंग वर्ब। और एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि चूंकि शैल और विल चूंकि शैल और विल दोनों ही मॉडल भी हैं। क्या हैं? मॉडल हैं।
और मॉडल के साथ एक आदर्श जो क्रिया का स्वरूप होता है वह फर्स्ट फॉर्म होती है। यानी कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है साधारण वाक्य में। यदि पैसिव वॉइस का वाक्य है तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म बी के साथ लगती है। लेकिन एक गहरी बात है, इसको छोड़ देते हैं। सामान्य बात यह है कि शैल विल दोनों मॉडल सहायक्रिया होती हैं, फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस पर। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम शैल और विल दो सहायक्रियाएँ जो निरंतर यहाँ उसी स्वरूप में बरकरार रहेंगी। आई वी के साथ शैल लगेगा, यू ही सी इट और दे के साथ में विल लगेगा, और इनके साथ में बी लगाकर वर्ब की चौथी फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम शैल विल दोनों सहायक्रियाओं के साथ में हैव, शैल और विल के साथ में क्या लगा देते हैं, हैव, जो कार्य की पूर्णता को बताने का काम भविष्य काल में करेगा, और वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस में ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो भाग होता है अंतिम, उसमें शैल विल के साथ में यथावत रखेंगे हैव को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी से पूर्व हम बीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। तो इस प्रकार से शैल विल प्लस हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यहाँ पे प्रयुक्त होगा। एक बात और महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखनी है परीक्षा में, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ आईएनजी, यहाँ आईएनजी, यहाँ आईएनजी फॉर्म, यहाँ थर्ड फॉर्म, यहाँ थर्ड फॉर्म, यहाँ थर्ड फॉर्म, यहाँ बीन आईएनजी, बीन आईएनजी, बीन आईएनजी। तो देखिए आपको आधा काम तो एक समान ही लिखना है। कुछ मूलभूत अंतर हैं जो आपको दिख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के, सिर्फ उनमें परिवर्तन होगा, इसलिए ज़्यादा कठिन नहीं है। यदि आप निरंतर इसका अभ्यास करेंगे तो ये तालिका आपको समझ में आ जाएगी, और जब ये तालिका समझ में आ जाएगी तो आपको वाक्य बनाने का भी मालूम हो जाएगा। अब इसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसी टेंस चार्ट या वर्ब पैटर्न के आधार पर, इसी क्रिया सूत्र के आधार पर या टेंस चार्ट के आधार पर हम क्रिया विधि का सही इस्तेमाल करते हुए आपको इसी तरीके से सभी खानों के अंदर वाक्य लिखना बताएंगे। इसमें हम इस तरीके से आगे एक चार्ट बनाएंगे, उसमें प्रेजेंट सिंपल के टेंस लिख के बताएंगे, फिर कॉन्टिन्यूस के बताएंगे, परफेक्ट के बताएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बताएंगे, इसी प्रकार से फ्यूचर के बताएंगे। ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में समय को बताने के लिए, किसको बताने के लिए, समय को बताने के लिए एक एडवर्बियल्स का स्वरूप होता है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर ये दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं केवल इस टेंस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। यद्यपि कई बार परफेक्ट में भी इनका प्रयोग होता है, लेकिन मूल रूप से इनका जो संबंध है वह परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए सिंस का प्रयोग जो होता है वह है आपको समय की ओर संकेत करता है, समय की ओर संकेत करता है। ठीक है ना। जैसे सिंस का प्रयोग जब हम करेंगे तो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ठीक है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई सन 1975, 1971, 1962, 1965, 2022, 2025, इस तरीके से कोई भी जो सन होती है उससे पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। या बजे से बताने के लिए, जैसे मैं 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, इस तरीके से, है ना। तो उस स्थिति में सिंस का प्रयोग होता है जहां केवल समय की ओर संकेत किया जाता है। लेकिन जो फॉर का प्रयोग होता है, फॉर का प्रयोग एक समय अवधि को बताता है, समय अवधि को। समय अवधि का मतलब क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम। इसमें एक निर्धारित समय होता है उसको बताने के लिए। जैसे मैं कहूँ कि सुबह के 4 बजे और दिन के 12 बजे, इसके बीच की अवधि कितनी हो गई, इसके बीच की अवधि कितनी हो गई भाई, 8 घंटे हो गए ना। तो वो जो 8 घंटे हैं वो 8 घंटे समय अवधि है, वहाँ पर उस 8 घंटे को बताने के लिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा। और जहाँ पर ये कहा जाए 4 बजे से 12 बजे से, वो जो बजे से है वो केवल समय की ओर सिर्फ संकेत बता रहा है, यानी कि वो पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए सिंस का प्रयोग। और जब समय अवधि पीरियड ऑफ टाइम हो तो उसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसके बाद में ये देख लेते हैं हम, देखिए नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी होता है तो वह वर्ब की चौथी फॉर्म कहलाती है। कौन सी फॉर्म कहलाती है, चौथी फॉर्म। इसका दूसरा नाम मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है, ये मैंने वैसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे,
कि यह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। कौन सा पार्टिसिपल कहलाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, जहां वर्ब की चौथी फॉर्म होती है। सिंस और फॉर का प्रयोग जो किया जाता है वह परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी कि हर टेंस के चौथे भाग में किया जाता है। ठीक है ना।